कभी कभी जिंदगी हमें वो दिन दिखा देती है जिसके बारे में सोचना भी हमें जीते जी मरने पर मजबूर कर देता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन मैंने किसी को जिंदा होते हुए देखा था और वो दिन कभी नहीं भूल सकी। आज इस वाकये को 42 साल हो गए, मगर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। मेरे नाम दिव्या है और मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी, मगर मेरे पैदाइश का दिन भी आम नहीं था, बल्कि उस दिन कुछ अजीब हुआ था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। और मुझे यह बात तब पता चली जब मैं 9 साल की हुई। मेरे पापा जूते की पॉलिश करने वाले मोची थे। सुबह से लेकर रात देर तक वो स्टेशन के करीब बैठे आने जाने वाले लोगों के जूते पॉलिश करके कुछ न कुछ कमा लेते थे, मगर हकीकत तो यह थी कि उन्हें अपनी जिंदगी की खराब गाड़ी को मरम्मत करते करते सारी जिंदगी बीत रही थी, मगर कुछ भी अच्छा नहीं होता था। घर में बैठी मेरे माँ सारा दिन पापा की राह तकती थी कि कब वो वापस आए और अपने बूढ़े बाप को संभाले, क्योंकि मेरी माँ अपने ससुर को नहीं संभाल सकती थी। वो पिछले 3 साल के बिस्तर पर पड़े थे। पापा दादा को संभालते और उनकी सेवा करते थे, मगर 4 महीने पहले पापा जहां काम करने के लिए बैठते थे वहां पर पैसे नहीं कमा पा रहे थे। गुर्जर बसर पहले ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था और खाने के लाले पड़ गए थे, तो पापा ने किसी से मदद लेकर स्टेशन के बाहर बैठना शुरू कर दिया। वह तो चाहते थे कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर ही जगह मिल जाए, मगर उसके लिए बहुत सारे पैसे घूंस देने पड़ते। इसलिए पापा ने स्टेशन के बाहर चौराहे पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। आमदनी तो पहले से बेहतर हो गई, मगर वक्त बहुत लगता था। पहले तो पापा सुबह ही काम पर निकल जाते थे और रात को देर से वापस आते थे, मगर फिर पीछे बीमार बिस्तर पर पड़े। बीमार बाप को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए सुबह 9 बजे निकलते और रात को 12 बजे या 1 बजे वापस आते थे। इस दौरान दादाजी अपने कपड़े भी गंदे कर लेते थे और टूटी फूटी चारपाई पर अपने बिस्तर को भी खराब कर लिया करते थे। फिर रोज रोज उसे धोकर साफ करना। फिर उनके नीचे बिस्तर बिछाना मुमकिन नहीं था, इसलिए पापा ने उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाना शुरू कर दिया। मैं एक छोटे से इलाके के एक छोटे से घर में रहती थी, जो किसी जमाने में दादाजी ने एक पाई जोड़कर खरीदा था। घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में दादा के साथ पापा सोते थे, जबकि दूसरा कमरा तो चिड़िया घर से कम नहीं था, क्योंकि वहां माँ के साथ हम 7 बहन भाई सोते थे। असल में हम 4 बहनें और 3 भाई थे। हम चारों बहनें बड़ी थीं। उसके बाद 2 भाई जुड़वा थे और सबसे छोटा भाई माँ के गोद में था। जुड़वा भाई पैदाइशी तौर पर बहुत कमजोर था और उन पर हर बीमारी बहुत जल्दी हमला करती थी, इसलिए माँ और पापा बहुत परेशान रहते थे। मेरी उम्र 7 साल थी जब दादा को लकवा का अटैक हुआ था और उनकी बाएं साइड पूरी तरह से बेकार हो गई थी। पापा के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि पहले ही घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे और घर में दादा के बाद और कोई मर्द नहीं था जो दादाजी को संभाल सके। एक के बाद एक परेशानी मानो गेट के पास खड़ी रहती थी। उन्होंने शायद कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि अम्मा के साथ पसंद की शादी करने के बाद भी जिंदगी इतनी तंगी में गुजरेगी कि दोनों परेशानियों में घिर के रह जाएंगे। मेरे पापा अपने माँ बाप के एक लौते बैठे थे। माँ बाप का ताल्लुक भी गरीब घर से था, मगर अपनी औलाद के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा था। बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजाए थे। अपनी एक लौते बेटे को पढ़ा लिखाकर एक कामयाब इंसान बनना चाहते थे, मगर जिंदगी ने कभी उन्हें अपने हालात सुधरने का मौका ही नहीं दिया। बच्चों को पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात थी। जब मेरे पापा स्कूल के जाने की उम्र में पहुंचे तो दादाजी ने काफी दूर बने हुए सरकारी स्कूल में पापा का दाखिला करवा दिया और खुद साइकिल में सवार होकर अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाते थे और वापस लेने भी आते थे। लेकिन सबसे पहले तो इस साइकिल में दादाजी का साथ छोड़ा। दादाजी ने साइकिल को कई बार ठीक करवाया था, मगर चांद दिन निकालने के बाद वो चलने से इनकार कर देती थी। मगर दादाजी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दोस्त से साइकिल मांगकर पापा को ले जाने और लाने लगे। लेकिन जब मेरे पापा 12 साल के हुए तो दादी अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। दादा और दादी ने अपनी सारी जिंदगी नुस्खों और टोटकों से इलाज करते हुए गुजारी थी। हालांकि कभी भी किसी एक टोटके में भी पूरी चीज नहीं खरीद पाते थे। इसलिए दादी जब बहुत ज्यादा बीमार हुई तो दादा ने कभी नीम के पत्तों की शरबत उन्हें देना शुरू किया। उसके अलावा दादा ने अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ी। मगर 2 हफ्ते पूरे हो चुके थे और दादी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मजबूर होकर दादा ने दादी को सरकारी अस्पताल में ले जाने का इरादा किया, जो हमारे इलाके से काफी दूर था
और पापा को अपने पड़ोसी के हवाले करके वो अस्पताल चले गए। लेकिन दादी वहां 4-5 दिन दाखिल रहने के बाद दम तोड़कर ही घर वापस आई थी। उनके दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह ऊपर वाले को प्यारी हो गई और यह मेरे पापा पर गिरने वाली उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी कयामत थी, जब वह एक माँ की ममता से दूर हो गए थे। यूं तो दादाजी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत ख्याल रखने का भी कोशिश करते, मगर ऐसा लगता था जैसे सब कुछ दादी के साथ ही रुखसत हो गया। दादाजी मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी थे, लेकिन अब बच्चों के साथ साथ घर और कमाने को एक जैसी अहमियत और वक्त नहीं दे पाते थे। बहुत कोशिशें के बावजूद भी ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। तो मजबूर होकर दादा ने पापा को स्कूल से निकलवा दिया। वो उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे और एग्जाम दिए। बगैर ही दादा ने उन्हें स्कूल से निकलवा दिया, जब आगे पढ़ने के ही कोई असर नजर नहीं आ रहे थे। तो इम्तिहान दिलवाकर क्या हो जाता, यही सोचकर दादा ने यह कदम उठाया था और फिर पापा को अपने साथ साथ रखने लगे। ऐसे ही दादाजी के साथ यहां से वहां काम करते हुए पापा जवान हुए थे और पापा ने जूते पॉलिश करने का काम दादाजी से सीखा था। मेरे पापा को अपने दूर के बुआ की लड़की पसंद थी, लेकिन वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता मेरे पापा के साथ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दादाजी की हालत इतने खराब थे कि मेरे नाना तो क्या, शायद कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार ना होता। हालांकि जब दादाजी ने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा तो तब उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी की भी यही मर्जी है। उसके बावजूद भी उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और मेरे बड़े भाई को घर से निकल जाने को कह दिया था। मेरे दादा दिल पर पत्थर रखकर वहां से निकले थे, मगर इस बात के ठीक 1 महीने बाद पापा ने अपनी दूर की बुआ की बेटी के साथ कोर्ट में जाकर निकाह कर लिया और पापा माँ को घर लेकर आ गए। मगर दादा ने उन दोनों के रिश्ते को दिलो जान से कबूल कर लिया, लेकिन माँ के घर वालों ने ना तो अपनी बेटी को माफ किया और ना ही इस शादी को कबूल किया था, और फिर कभी पलटकर अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली। यहां तक कि जब दादाजी को लकवा मार गया था तब भी माँ के घर से कोई नहीं आया था। बड़ी मुश्किलों से जिंदगी की गाड़ी को पापा अकेले ही धक्का लगा रहे थे। एक के बाद एक साथ बच्चों की पैदाइश ने तो जैसे पापा की कमर तोड़ दी थी, और माँ अपनी हालत और सेहत का सारा गुस्सा हम सब बहन भाइयों पर निकलती थी। हम चारों बहनों में से मेरा नंबर दूसरा था, इसलिए छोटे बहन भाइयों को संभालना भी हम दोनों बहन के जिम्मे था। खास तौर पर दोनों जुड़वा भाइयों को ज्यादा तार में संभलती थी। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल होती, लेकिन जैसे मुझे उन दोनों की आदत हो चुकी थी, वह दोनों ही ठीक से चल फिर नहीं पाते थे। थोड़ा सा चलते ही उनका सांस फूलने लगता था, इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं उन्हें खेलने और दौड़ने ना दूं। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो परेशानी अलग होगी और दवाइयां का खर्चा भी बढ़ जाएगा। हमारे वक्त और हालात ने हमें उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था। मैं 12 साल की थी, मगर मेरी समझ-बुझ बाकी बहनों से ज्यादा थी और कद-कट्ठी भी, इसलिए मैं सबसे बड़ी लगती थी और कोई मुझे देखकर कहता ही नहीं था कि मैं 12 साल की हूं, बल्कि अक्सर लोग तो समझते कि मैं 15-16 साल की हो चुकी हूं। हम दोनों बहनें जितना मुमकिन हो सकता था घर के काम कर दिया करते थे, क्योंकि माँ बीमार रहने लगी थी। वो कमजोर भी बहुत थी, मगर जब से छोटे भाई की पैदाइश हुई थी तो माँ का सांस भी बहुत जल्दी फूलता था और दिल की धड़कन भी तेज रहने लगी थी। डॉक्टर कहते थे कि माँ को खून की कमी है, अच्छी खुराक और दवाई खाने से वह ठीक हो सकती है। मगर घर में इतनी सारी परेशानी थी कि माँ और पापा ने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि आहिस्ता आहिस्ता माँ की बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। खून की कमी की वजह से उन्हें चक्कर आ जाते, शरीर का रंग भी पीला पड़ता जा रहा था, जबकि मेरा सबसे छोटा भाई अभी 1.5 साल का था। डॉक्टर कहते थे, अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती रही तो और भी कमजोर हो जाएगी, इसलिए मजबूर होकर माँ ने उसका दूध भी छुड़वा दिया। हमारे घर में तो चाय भी नहीं बनती थी, पानी में बिस्कुट डुबो के हम सब नाश्ता करते थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और सारी की सारी परेशानियां पापा के सर पर थीं। पहले तो अम्मा ने सोचा कि वह लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दे, ताकि किसी तरह खाने पीने में दिक्कत ना हो। मगर छोटे भाई की पैदाइश के बाद तो अम्मा में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि अपने घर का भी काम कर सके, इसलिए यह इरादा भी छोड़ना पड़ा। अब पापा और माँ ऊपर वाले के चमत्कार के इंतजार में थे। माँ अक्सर एक बात बताती थी कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी पैदाइश के वक्त मेरी कलाई पर एक लाल रंग का निशान था, जो इतना गहरा था कि देखने में ऐसा लगता कि खून निकल रहा है,
मगर पैदाइश के बाद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो निशान भी हल्का हो गया। माँ और पापा बड़े परेशान थे, लेकिन मेरी दाई ने कहा कि ये खुशकिस्मत और ये आम बच्चों जैसी भी नहीं होगी। इसकी किस्मत से तुम सबके दिन बदल जाएगी और यह निशान इसी बात की निशानी है। यह सुनकर माँ और पापा बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने कभी भी पहले ना तो किसी बच्चे के लिए ऐसी बात सुनी थी और ना ही कुछ ऐसा देखा था, और भला एक निशान से कैसे किस्मत बदल सकती है। माँ और पापा को इस बात से बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, लेकिन पता नहीं उनके दिल में यह उम्मीद रह गई कि उनकी बेटी की वजह से उनके हालात बदल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, हालत तो खराब से खराब होते चले जा रहे थे। मगर मेरी माँ अक्सर यह बात कहा करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई। माँ पापा हम दोनों बहनों की शादी के बारे में सोच रहे थे। वह हम दोनों की शादियां जल्दी करना चाहते थे, मगर कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। और माँ यह सोचकर परेशान थी कि अगर हम दोनों की शादियां जल्दी हो जाएगी तो घर और बाकी बहन भाइयों को कौन संभालेगा। लेकिन कुदरत जब मेहरबान हो तो रास्ते भी बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। एक दिन मोहल्ले में ही रहने वाली माँ की सहेली हमारे घर आई। वो रिश्ते करवाने का काम भी करती थी। उसने बताया कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, तो मैंने तुम्हारी दोनों बेटियों की तस्वीर उन्हें दिखाई है। उन्होंने दिव्या को अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद किया है और वह यहाँ पर रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है। माँ ने कहा कि उन्हें हमारे घर के हालात भी बता देती और यह भी कि हम कोई दहेज वगैरह भी नहीं दे सकते। माँ की सहेली कहने लगी कि मैंने सब कुछ बता दिया है। उन लोगों को ना ही दहेज चाहिए और ना ही तुम्हारे घर के हालात से उन्हें कोई दिक्कत है, बल्कि तुम यूं समझो जो बात दाई ने कहा था वह बात सच होने वाली है, क्योंकि दिव्या के लिए जो रिश्ता आया है वह बहुत ही अमीर लोग हैं। लड़के का खुद का कारोबार है और वह दूसरे शहर में रहता है। उन लोगों ने अपने 2 बड़े बेटों की शादियां अमीरों में करवाई थीं, मगर दोनों बहुएं अच्छी नहीं निकली, तो उन्होंने फैसला किया कि किसी गरीब घर की बेटी को अपनी घर की दुल्हन बनाएंगे। और वो लोग तुम लोगों के हालात के बारे में जानकर तुम्हारे पति को भी नौकरी देने को कह रहे हैं और दोनों जुड़वा बच्चों के इलाज की भी जिम्मेदारी लेंगे। ये सुनकर माँ के होश उड़ गए। भला ये कैसे हो सकता है? कहीं ये सपना तो नहीं, मगर हकीकत ही थी। आंटी ने माँ को यकीन दिलाया तो माँ ने उन्हें घर पर बुलाने का कह दिया। दूसरे दिन लड़के वाले हमारे घर आ गए और रिश्ता पक्का करके चले गए। वह अपने साथ कुछ पैक की हुई टोकरियां और कुछ गिफ्ट्स लाए थे और उन्होंने मुझे मंगनी की अंगूठी के तौर पर सोने का पूरा सेट और 20,000 भी दिए थे। उन लोगों के जाने के बाद मेरी बहन और माँ ने टोकरी खोली तो उनमें मिठाइयाँ, फल और सब घर वालों के लिए कपड़े थे। मेरी माँ पापा समेत सब लोग बहुत खुश थे। खुश तो मैं भी थी, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा था। एक तो मैं सिर्फ 18 साल की थी और वह लोग बहुत अमीर थे, जिन्होंने मंगनी के नाम पर ही इतना कुछ दे दिया था। उनकी बराबरी भला हम कैसे कर सकते थे? इस बात को लेकर मम्मी पापा दोनों परेशान थे, क्योंकि जब वह लोग आए तो हमारे घर में ढंग की जगह भी नहीं थी कि उन्हें बिठाया जा सके। मम्मी ने रिश्ते करने वाली आंटी से कुछ पैसे उधार लेकर उनकी खातिरदारी के लिए कुछ चीजें मंगाई थीं, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का कोई भी नखरा नहीं किया और बड़े अच्छे से बात करते रहे। मेरी मंगनी पर तो मम्मी पापा को यकीन हो गया कि उनके बुरे वक्त से निकलने का जरिया हूं। अब वह चाहते थे कि मेरी बड़ी बहन का भी रिश्ता हो जाए और हम दोनों की शादियां एक साथ कर दी जाए। क्योंकि मेरे ससुराल वालों को बहुत जल्दी थी, इसलिए मम्मी ने अपनी सहेली को मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने को कहा और 1 हफ्ते के बाद उसका भी एक अच्छे घर में रिश्ता हो गया और 1 महीने बाद ही हम दोनों की शादी थी। मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था, मगर उन्होंने खुद मेरी बहन के लिए दहेज दिया और वह अपना सामान लेकर घर से विदा हुई, जिस पर वो बहुत खुश थी। और शादी से पहले मेरे ससुराल वालों ने अपना वादा भी पूरा किया। पापा को एक जूते का दुकान खोल कर दिया, मेरे दोनों भाइयों का इलाज करवाया और माँ का भी इलाज शुरू हो गया था। 1 महीने में हमारे हालात ऐसे बदल गए कि हमें यकीन भी नहीं आ रहा था और मैं विदा होकर अपने पति धीरज के घर चली गई। मैं जिस घर में विदा होकर गई थी वह बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले में रहने वाले लोगों के दिल भी बड़े थे। घर में सास ससुर के अलावा मेरे 2 जेठ अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। मेरी 3 ननंद थी जिनकी शादियां हो चुकी थीं, लेकिन एक ननंद अपने बच्चों के साथ यहीं रहती थी। वह 2 साल पहले ही विधवा हुई थी। उसके बाद मेरे ससुर उसे यहां पर लेकर आ गए। मुझे यह सब कुछ मेरी सास ने शादी के तीसरे दिन बताया था
और यह भी बताया था कि मेरी दोनों जेठानियां ननंद के वापस आ जाने से खुश नहीं हैं और दोनों ही अलग होना चाहती है। मगर ससुर जी ने साफ साफ कह रखा है कि उनके जीते जी किसी भी बेटे को अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी वसीयत के मुताबिक माँ बाप के मरने के बाद ही उन सबको अपना हिस्सा मिल सकता था। अगर कोई बेटा या बेटी माँ बाप के जिंदा रहते हुए अगर अलग हुए और जायदाद की मांग की तो उन्हें जायदाद से कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही वजह थी कि मेरी दोनों जेठानियां ना चाहने के बावजूद एक ही घर में सास ससुर और ननंद के साथ रहने पर मजबूर थी। लेकिन मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि धीरज का खुद का एक बिजनेस था जो दूसरे शहर में था और धीरज वहीं पे रहते थी। मुझे भी एक हफ्ते बाद धीरज के साथ घर चले जाना था, इसलिए मैं ज्यादा इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहती थी। मुझे माँ ने यही समझाया था। लेकिन चंद दिन ही मैं ससुराल में रही। मेरी सास और ननंद ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी जेठानियां हमेशा अपने कमरों में ही रहती थीं। हाँ, लेकिन खाना खाने के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे हो जाते थे। नाश्ता भी साथ में करते थे। इस हफ्ते में धीरज ने मुझे कोई भी फालतू बात नहीं की थी। काम के बातों के अलावा हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। मुझे एक हफ्ते बाद भी पता नहीं चला कि धीरज को खाने में क्या पसंद है, ये कौन से रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उन्होंने तो मेरी तारीफ भी नहीं की थी। हालांकि मुझे जो भी देखता था मेरी तारीफ किए बगैर नहीं रहता था। और अब तो बड़े घर की बहू बनने के बाद मेरा पहनना ओढ़ना भी चेंज हो गया था, जिसकी वजह से मेरी खूबसूरती निखर के आने लगी। लेकिन धीरज के मुंह से तारीफ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। ऐसे ही हमारे जाने का वक्त आ गया। मेरी सास ने जाने से पहले मुझे कमरे से बुलाया और 4 सेट सोने के जेवरात दिए और कहने लगी कि मैंने दोनों बहू को 4-4 सेट इस घर में आने के बाद दिए थे और यह अब तुम्हारी अमानत है। मैं उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखती हूं कि तुम ना सिर्फ बीवी होने की फर्ज बखूबी निभाओगे बल्कि एक अच्छी बहू भी साबित होगी। उसके बाद मेरे सास ने मुझसे बड़ी अजीब बात कही। यह उसका पूरा मतलब मुझे कुछ अरसे बाद समझ में आने वाला था। उन्होंने कहा कि धीरज कुछ अलग आदतों का और तबीयत का मालिक है, इसलिए उसके किसी भी बात का बुरा मत मानना और उसके साथ रहते हुए कोशिश करना कि धीरज का दिल जीत सको। और अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो मामले को उस वक्त संभाल लेना। मैंने अपनी सास के हाथ पर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली दी और हम लोग फिर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। 3 घंटे बाद मैं अपने घर पहुंची थी। यह घर उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन यह घर मेरे लिए ताजमहल से काम नहीं था। धीरज ने मुझे पूरा घर नहीं दिखाया था। वो तो इस तरह रहते थे जैसे हमें साथ रहते हुए कई साल हो गए हो। दूसरे दिन जब ऑफिस चले गए, मैंने पूरे घर की तलाशी ली। घर के नीचे वाले पोर्शन में 4 कमरे थे और ऊपर 2 कमरे बने हुए थे, जबकि वहां पर ताला लगा हुआ था। और यह बात मुझे बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि बाकी किसी भी कमरे पर ताला नहीं लगाया गया था। मैंने सारे कमरा खोल के भी देखे। कमरे बहुत साफ सुथरे थे। मैं अभी घर देखा ही रही थी कि दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैं नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ गई तो पता चला कि नौकरानी आई है। उसने मुझे देखते ही सलाम किया और फिर घर की सफाई करने लगी। वो लगातार बोल भी रही थी। तब मैंने उसे बंद कमरे के बारे में पूछा तो उसने ना में इनकार किया और कहने लगी कि मैं पिछले 1 साल से यहां पर काम कर रही हूं, लेकिन मैंने उसे कमरे को कभी खुला हुआ नहीं देखी। मैं अपना काम करके चली जाती हूं, इसलिए मुझे कुछ भी मालूम नहीं। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद उस नौकरानी ने उस कमरे को नहीं देखा था, तो फिर उसे कमरे की साफ सफाई कौन करता था। रात को यह बात मैंने धीरज से पूछी तो वह कहने लगे कि उस कमरे में सिर्फ कबाड़ पड़ा हुआ है, कान की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए वह काफी साल से बंद है। मैंने धीरज से कहा कि हमें उस कमरे को खोलकर उसकी सफाई तो करनी चाहिए। कार्ड कबाड़ अगर बिल्कुल भी बेकार है तो हमें फेंक देना चाहिए। मगर धीरज ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करते रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे वह इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। फिर मैंने भी उनसे दोबारा नहीं पूछा। मैंने दूसरे ही दिन घर का सारा काम संभाल लिया था। खाना भी खुद बनाती और धीरज का सारा काम कर देती, मगर साफ सफाई का काम नौकरानी के सामने रहकर मैं करवाती थी। मुझे इस घर में आए हुए 6 से 7 दिन हो गए थे। रोजाना मेरी सास मुझे फोन करती थी और नंद से भी बात हो जाया करती थी। अपनी माँ और बहन भाइयों को मैं खुद फोन कर लेती थी। अब तो हमारे घर के हालात काफी अच्छे हो गए थे। पापा अपनी दुकान चला रहे थे। उन्होंने मेरे दोनों जुड़वा भाइयों को भी
अपने साथ दुकान में बिठाना शुरू कर दिया। उन दोनों का इलाज भी हो रहा था और बेहतर भी हो गए थे। अब घर के हालात भी पहले जैसे नहीं रहे थे और माँ को अच्छी खुराक भी मिल रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी दोनों बहनों की शादियां इतनी जल्दी नहीं करना कि छोटी सी उम्र में वह जिम्मेदारियां उठाने लग जाए। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे माँ बाप और बहन भाई अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर दिल उदास भी हो जाता था कि एकदम उनसे बहुत दूर आ गई। मैं भी अपने घर में दिल लगाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं लगता था, क्योंकि धीरज सारा दिन ऑफिस में रहते, शाम को 6 बजे लौटते थे, चुपचाप खाना खाते और फिर स्टडी रूम में चले जाते थे। वहीं पर मैं उन्हें चाय या कॉफी बनाकर दे। अतिथि कमरे में सोने के लिए भी काफी देर से आया करते थे और मुझे शुरू से ही ज्यादा नींद आती थी, इसलिए मैं तो 10 बजे लेटते ही सो जाती थी और फिर सुबह ही मेरी आंख खुलती थी। मगर एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई तो मुझे गाने बजाने और घुंघरू की आवाज सुनाई दी। बड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है आसपास कोई शादी हो और वहीं पर गाने बजे चल रहे होंगे, इसलिए मैं करवट लेकर दोबारा सो गई। धीरज भी कमरे में मौजूद नहीं थे, मगर मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो अक्सर देर से ही आकर सोते थे। मगर 3-4 दिन बाद फिर ऐसे ही हुआ। रात को गाने बजाने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने फिर वही सोच कि कहीं शादी होगी, लेकिन अगले दिन नौकरानी से पूछा कि कल मोहल्ले में कोई शादी थी, तो उसने बताया कि यहाँ पर आसपास कोई शादी नहीं हो रही, और अगर होती भी है तो शादियों में कोई घुंघरू बांध के थोड़े ही नाचता है। यह सुनकर मेरा भी माथा ठनक गया। वो बात तो ठीक कर रही थी, पर मुझे शक सा होने लगा। मगर अगले 3-4 दिन सुकून से गुजर गए और फिर एक रात फिर मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दी, मगर उस दिन कोई म्यूजिक या गाना नहीं बज रहा था, सिर्फ घुंघरू छन छन कर रहे थे। मैं लेटी हुई गौर से वह आवाज सुन रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। कभी लगता कि मेरे घर में से ही आवाज आ रही है और कभी ऐसा लगता कि बहुत दूर से सुनाई दे रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इसी सोच में थी कि आवाज आना बंद हो गई और कुछ देर बाद धीरज भी कमरे में आ गई। मैंने उनसे पूछा कि वह अभी तक स्टडी रूम में थे, तो उन्होंने इस बात पर सर हिलाया और कंबल ओढ़कर लेट गए। 2 दिन बाद जब मैं सो रही थी कि फिर से घुंघरू की आवाज आना शुरू हुई, तो मैं उठकर बैठ गई। घड़ी पर नजर डाली तो पूरे 3 बज रहे थे और धीरज भी बेड पर मौजूद नहीं थे। मैंने बाल समेटे और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा तो मुझे वजीहा तौर पर महसूस हुआ कि घुंघरू की आवाज तो हमारे ही घर में ऊपर के पोर्शन से आ रही है। मैं डर गई, लेकिन फिर फटाफट स्टडी रूम की तरफ चली गई। लेकिन हैरान तो तब हुई जब वहां पर धीरज भी मौजूद नहीं थे। चाय का कप भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। घुंघरू की आवाज लगातार आ रही थी। मैं डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचते हुए मेरी सांस अटक रही थी और मुझे पसीने आने लगे, क्योंकि आवाज तो उसी कमरे से आ रही थी जिस पर हमेशा ताला पड़ा रहता था, लेकिन आज तो वहां पर ताला भी नहीं था। मैं बड़ी हिम्मत करके आगे गई और जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। फिर और हिम्मत जमा करके दरवाजे पर हाथ रखा तो खुला हुआ था। जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि धीरज ने अपने एक पैर में घुंघरू बांध रखे थे। आंखें बंद करके गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। यह देखकर मेरी तो चीख निकल गई। धीरज रुक गए, उनका ध्यान टूट गया और हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। फिर एकदम से शर्मिंदा हुए और उन्होंने घुंघरू उतार के साइड पर रखा दिया। मैं सब कुछ खड़ी देखती रही और धीरज वही कमरे में रखे सोफे पर बैठ गए। कैमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, जिसमें कारपेट भी बिछा हुआ था। कार्ड कबाड़ नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी और कमरे की सेटिंग को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी इंटीरियर डेकोरेटर ने सजाए हो। मैं अभी तक दरवाजा के पास ही खड़ी थी। धीरज ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और बैठने के लिए कहा, तो मैं सोफे पर उनके बराबर बैठ गई। तो धीरज कहने लगे कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया कि तुमसे अभी कुछ छुपता फिरूं। बस मेरा एक मांझी है जिसकी यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, और मैं उन यादों को ताज़ा करने के लिए ये घुंघरू पहनकर उसे महसूस करता हूं। ये कहकर घुंघरू की तरफ देखने लगे और मेरी तरफ देखने लगे और बोले कि उसका नाम सोनिया था। उसे डांस करने का बहुत शौक था। वह एक कथक डांसर थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मुझे उससे मोहब्बत थी और वह भी मुझसे मोहब्बत करती थी। कॉलेज के बाद जब कथक डांस की क्लास लेने जाती तो मैं उसे छोड़ने भी जाता था
और लेने भी जाया करता था, उसके घर वालों को भी हमारी दोस्ती के बारे में मालूम था और हम दोनों शादी का इरादा भी कर चुके थे। मैं इससे पहले कि अपनी फैमिली को रिश्ते के लिए सोनिया के घर भेजता। एक दिन अचानक कथक क्लास से वापसी पर रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी जान चली गई और मैं जिंदा बच गया। हालांकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, मगर फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही उसका कसूरवार हूं। यह वाक्य आज से 3 साल पुराना है। मेरे घर वाले भी इसके बारे में जानते हैं कि कैसे मैं जिंदगी से दूर हो गया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। मम्मी पापा मुझे कितना समझाते, मगर मैं अपने दुख से उभरता ही नहीं था। फिर जब मेरी बहन विधवा होकर वापस आई तो उसे और उसके बच्चों को देखते हुए मैंने हिम्मत की, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई तो अपनी ही बहन से नजर फेरने के इरादे करके बैठे हुए हैं। भाभियां तो नंद और उसके बच्चों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ हूं और साल पहले ही यह कारोबार शुरू किया है और मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूं। अगर तुम साथ दो, पर मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने बीते कल को कैसे भूलूंगा। लेकिन यकीन रखो, मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूं। यह कहते हुए धीरज की नजरें झुकी हुई थीं और वो बड़े धीमे धीमे लहजे में बोल रहे थे। मैं सब कुछ सुनकर बेहद हैरान थी, लेकिन पता नहीं क्यों एक यकीन मेरे अंदर उतर रहा था। मैंने धीरे से धीरज के हाथ पर हाथ रखा और कहा कि जब आप मेरे हैं तो आपकी हर याद और उस याद से जुड़ी हर याद और रिश्ता भी मेरा है। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूं और हमेशा आपके साथ हूं, हर मामले में। मेरी यह बात सुनकर धीरज हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे वह मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से उठकर खड़े हो गए। हम दोनों नीचे अपने कमरे में आए। फिर उसके बाद कभी भी उसे कमरे पर ताला नहीं पड़ा। आज 4 साल हो गए हैं। मैं अपने एक बेटे के साथ अभी भी उसी घर में रहती हूं और धीरज एक अच्छे सौहर और एक अच्छे बाप का किरदार निभा रहे हैं। मेरे ससुर इंतकाल कर गए हैं, मगर मेरी सास अभी जिंदा है और वह अपने दोनों बेटों के साथ रहती है। आगे चलकर मेरी नंद और उनके बच्चों की जिम्मेदारी हम पर है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।